Hello students, I welcome you all to the platform of Infinity Vision. Hope you all are fine and doing well. So as you all know that NEET UG 2024 has been conducted on 5th May 2024 by NTA. So I hope your paper went well. As you can see on the screen behind me that today I am here to discuss with you the detailed solution of physics paper of NEET UG 2024. So let's start. The first question of section A, as you can see, it is related to dynamics of circular motion. The question says that a bob is wheeled in a horizontal plane by means of a string with an initial speed of omega rpm. Okay, the tension in the string is T. If speed becomes 2 times omega while keeping the same radius, the tension in the string becomes. We have to find the new tension. It's a very simple question based on circular motion. So it is saying that a bob is rotating in a horizontal plane and the radius is r. Let's suppose the mass is m and the initial tension that is given is T and the angular speed is omega. So it is saying that if the angular speed becomes 2 times omega, keeping the radius same, obviously the mass will remain fixed. So what will be the new tension? ये इन्होंने पूछा है. तो बहुत सिंपल है कि हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ दैट अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल एक्ट टुवर्ड द सेंटर विच विल गिवन बाय m ओमेगा स्क्वायर r. ये टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा सर्कुलर मोशन में, बिकॉज टेंशन इज द ओनली नेसेसरी फोर्स दैट विल जनरेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो वो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r. एज यू कैन सी कि मास और रेडियस चूंकि कांस्टेंट है तो टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर. टेंशन ओमेगा के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब अगर नया ओमेगा 2 टाइम्स ओमेगा हो गया है ओरिजिनल के, सो द न्यू टेंशन विल बी क्लियरली 4 टाइम्स ऑफ फाइनल टेंशन, क्योंकि वो 2 ओमेगा का होल स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. तो नया टेंशन जो होगा दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, फाइनल इनिशियल टेंशन. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 4t. ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ओमेगा जब आप डबल कर दोगे तो वो 4 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो जो कि इनिशियल टेंशन का 4 टाइम्स है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle moving with uniform speed in a circular path maintains. ये एक theoretical question है, conceptual question है. ठीक है, theory पर based है circular motion का again. A particle moving with uniform speed in a circular path maintains. अगर एक particle circular path पर move कर रहा है, if a particle is moving on a circular path, ठीक है, जिसकी radius r है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी बिल्कुल नहीं. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर स्पीड यूनिफॉर्म भी है पार्टिकल की, अगर स्पीड यूनिफॉर्म भी है पार्टिकल की, तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगा. डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की टेंजेंट के अलॉन्ग होती है. ठीक है, तो हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए वेक्टर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. तो पहला ऑप्शन गलत हो गया. दूसरा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ये भी गलत बात है, क्योंकि acceleration will always be directed toward the center of the circle and this will be centripetal acceleration v square by r. ठीक है ना. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी अगर आप देखिएगा वेक्टोरियली तो ये स्पेस में रोटेट हो रहा है, वेक्टर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी, तो ये भी एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है. तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है. अब कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन. ये भी गलत है, क्योंकि वेलोसिटी पहले ही हम लोगों ने बोल दी है कि वेरी करेगी. और लास्ट ऑप्शन है वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन. ये बिल्कुल सही है. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो दोनों ही वेरी करेंगे. सर्कुलर मोशन में वेक्टर का डायरेक्शन अगर फिक्स होता है तो वो एक्सियल वेक्टर्स का, लाइक एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर एक्सेलरेशन का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ये सब एक्सियल वेक्टर्स के डायरेक्शन फिक्स होंगे, बाकी के डायरेक्शन फिक्स नहीं होंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. Now moving on to question number 3. This question is based on logic. Get truth table दिया हुआ है. A logic circuit provides the output y as per the following truth table. ठीक है, ये truth table दिया हुआ है. पूछा गया है the expression for the output y is. इस y का आउटपुट हमें निकालना है. ठीक है ना, किसके टर्म्स में, ए और बी के टर्म्स पे. इनपुट के टर्म में आउटपुट को बताना है. तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन से बनेगा, ज़्यादा इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर मैं बी और y को क्लोजली ऑब्जर्व करूं, b और y को क्लोजली ऑब्जर्व करूं, तो आप गौर से देखिए द आउटपुट y इज जस्ट रेसिप्रो इनवर्स ऑफ b. यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 0 है, 0 का जस्ट उल्टा है. यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पे 0 है. सो द y जो वैल्यू है, y के आउटपुट क्या आ रही है, वो b का इनवर्स है. तो जाहिर सी बात है कि द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3, b का कॉन्जुगेट. y इज नथिंग बट कॉन्जुगेट ऑफ b. ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3. तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. नो नीड टू गो थ्रू ऑल द अदर ऑप्शंस. ठीक है, क्योंकि सिंगल करेक्ट है और हमें पता चल रहा है इजीली, तो टाइम बचाना इज द ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑन इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, लेंज लॉ का एप्लीकेशन लगेगा इसमें। एक मैग्नेट दिया हुआ है, नॉर्थ साउथ पोल शो किया हुआ है, और इसको दो सोलेनॉइड के बीच में ट्रांसलेट करवा रहे हैं सच दैट इट इज सोलेनॉइड ए बी से ये दूर जा रहा है और सोलेनॉइड सी डी में ये एंटर हो रहा है। इट इज अप्रोचिंग सोलेनॉइड सी डी एंड इट इज मूविंग अवे फ्रॉम सोलेनॉइड ए बी। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पूछा है, बहुत सिंपल। अगर मैं इस मैग्नेट के मोशन को देखूं, दैट मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो आप खुद सोचिए ये वाला जो सोलेनॉइड है एज पर द लेंज लॉ, ये इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। ये इससे दूर जा रहा है तो जो इफेक्ट है उसके अपोजिट कॉज शो होगा। तो लेंज लॉ अपोज करता है अपने ही कॉज को। तो यहाँ पर ये सोलेनॉइड जो इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर सोलेनॉइड का साउथ बनेगा और यहाँ पर नॉर्थ बनेगा। सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो सोलेनॉइड का अपना साउथ इधर बनेगा और नॉर्थ इधर बनेगा और ये इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ऐसी बात है तो फिगर में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तभी हमारा राइट हैंड कर्ल रूल से थंब टुवर्ड्स नॉर्थ पॉइंट करेगा और आपका वो करंट का डायरेक्शन के साथ कंसिस्टेंट होगा। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो करंट ए से घूम के बी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन है ए बी, ठीक है। अब इसमें आते हैं, अब सोलेनॉइड सीडी की तरफ हमारा मैग्नेट अप्रोच कर रहा है, सोलेनॉइड सीडी की तरफ हमारा मैग्नेट अप्रोच कर रहा है, तो ये सोलेनॉइड इसको रिपेल करेगा। तो अगर रिपेल करेगा तो यहाँ पर इसका बनेगा साउथ और इसका बनेगा नॉर्थ। तो अब इस केस में अगर करंट का डायरेक्शन हम लोग देखें तो करंट का डायरेक्शन हमारा इस तरह होगा, क्योंकि अगर हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल लगाएं तो हमारा थंब उधर जा रहा है तो नॉर्थ पोल उधर बनेगा। क्लियर है। अब देखिए गौर से, इसमें अगर हम लोग करंट को हम लोग देखें तो करंट का डायरेक्शन कैसे हो जा रहा है, ये डी से घूम के सी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर करंट है डी सी, करंट पीछे से आ रहा है, पीछे से डी से आ रहा है, फिर पीछे से घूम के बाहर आ रहा है, फिर पीछे से घूम के बाहर आ रहा है, फिर पीछे से घूम के बाहर आ रहा है। तो करंट डी टू सी फ्लो कर रहा है। तो इसमें ए बी है और इसमें डी सी है। तो करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स क्वेश्चन है असर्शन रीजन के, ठीक है। चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। असर्शन कह रहा है कि द पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर P वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच इज दिस। ये डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और 2 मीटर के डिस्टेंस पर पोटेंशियल की बात की इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Kp/r² होता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो फॉर्मूला होता है दैट इज Kp/r²। अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक्सियल पॉइंट हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले लें तो प्लस Kp/r², और अगर एक्सियल पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरफ ले लें तो माइनस Kp/r²। तो जो भी हो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो Kp/r² है, प्लस माइनस दिया हुआ है। तो अगर वैल्यूज को पुट करें तो K की वैल्यू कूलम्स कांस्टेंट की 9 × 10⁻⁹, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁻6, और डिस्टेंस है आपका कितना 2 मीटर। तो 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया, और ये 9 × 10⁻³ प्लस माइनस वोल्ट। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि प्लस चार्ज की तरफ भी हो सकता है पॉइंट और माइनस की तरफ भी हो सकता है। तो ये बात एकदम सही है जो इन्होंने वैल्यू कोट करी है, प्लस माइनस 9 × 10⁻³, उससे हमारा रिजल्ट मैच हो रहा है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, इट इज करेक्ट, ठीक है। अब रीजन की बात देखते हैं। इन्होंने फॉर्मूला दिया है कि V = 2p/4πε0r², where r is the distance of any axial point situated at 2 मीटर from the center of the dipole। ये फॉर्मूला गलत हो गया क्योंकि इस फॉर्मूले में 2 मल्टीप्लाइड है। हमें पता है कि पोटेंशियल के फॉर्मूले में 2 नहीं आता है, सिंपल Kp/r² होगा। 2 आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एक्सियल पॉइंट के लिए 2 Kp/r³ और इक्वेटोरियल के लिए Kp/r³। तो यहाँ पर 2 नहीं होगा, तो असर्शन रीजन रॉन्ग है, असर्शन ट्रू है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज बोथ A is true but R is false. Option number 3. Option number 3 will be the correct option. Assertion true है, reason false है। सिंपल कैलकुलेशन था, कोई खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैच द फॉलोइंग। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर पूछा गया था। एनसीईआरटी में हूबहू ये टेबल बनी हुई है, ठीक है ना, मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। अब इसको मैच करना है, तो ये तो हमें इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये थ्योरेटिकल फैक्चुअल क्वेश्चन है। हमें पता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है चाई, ठीक है, एक्स की वैल्यू वो नेगेटिव होती है, वो 0 से लेकर -1 से 0 के बीच में होती है, चाई फॉर डायमैग्नेटिक, ठीक है। डायमैग्नेटिक के लिए जो चाई की वैल्यू है दैट इज -1 से 0 के बीच में। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ऑप्शन जो है वो 2 होगा, ठीक है, एक ऑप्शन है 2,
ठीक। अच्छा, उसके बाद पूछा गया इनको फेरोमैग्नेटिक का। फेरोमैग्नेटिक मतलब हाईली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो इसकी जो ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू दैट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। पैरामैग्नेटिक की बात करें तो पैरामैग्नेटिक जो होता है मटेरियल दैट इज लीस्ट, मतलब वो भी अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में बट उतना नहीं अट्रैक्ट होता है। तो इसकी जो हो जाएगी वैल्यू दैट विल बी 0 से लेकर एप्सिलॉन। पॉजिटिव होती है, 0 से बड़ी होती है बट एक छोटे नंबर तक ही अप्रोच कर पाती है। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक का होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी 4, सॉरी 4। और नॉन मैग्नेटिक का 0 हो जाएगा, 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए 1। 2 3 4 1 नॉन मैग्नेटिक का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 होता है क्योंकि कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। Now coming to question number 7. In a uniform magnetic field of 0.049 Tesla, a magnetic needle performs 20 complete oscillations in 5 seconds as shown. ठीक है, the moment of inertia of the needle is this much. If the magnitude of magnetic moment of the needle is x into 10 raised to the power minus 5, x into 10 raised to the power minus 5, ठीक है, तो then the value of x is। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है कि किसी मैग्नेटिक नीडल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रख दें तो उसके ऊपर टॉर्क हम जानते हैं म्यू क्रॉस बी लगता है। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क वेक्टर इज नथिंग बट म्यू क्रॉस बी, वेयर म्यू इज द डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड बी वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड दिया हुआ है 20 कंप्लीट ऑसिलेशन का 5 सेकेंड। तो 20 ऑसिलेशंस का जो टाइम लग रहा है दैट इज 5 सेकेंड्स लग रहा है। तो वन ऑसिलेशन का जो टाइम होगा, वन ऑसिलेशन का जो टाइम होगा दैट विल बी 5/20 इक्वल टू 1/4 सेकेंड्स। ठीक है ना, ये टाइम पीरियड आ गया हमारा, टाइम पीरियड इज 1/4 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसी को हम लोग यूज करेंगे अपने फॉर्मूले में। हम लोग जान टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये वैल्यू हाँ लिख दे रहा हूँ मैं, दैट इज 1/4 सेकेंड, ये हमारा टाइम पीरियड आया था। अब टाउ बराबर हम लोग जानते हैं म्यू क्रॉस बी, तो म्यू बी साइन थीटा। इफ आई एक्सपैंड द क्रॉस प्रोडक्ट, तो म्यू बी साइन थीटा अगर इसका टाइम पीरियड है, टॉर्क है, और हम जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है एसएचएम कराने के लिए। बहुत बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम नहीं होता क्योंकि लीनियर डिपेंडेंसी फिर नहीं आएगी आपके एंगुलर पोजीशन थीटा के ऊपर। तो फॉर वेरी स्मॉल थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी म्यू बी थीटा। पहला इक्वेशन तो ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन रोटेशनल डायनेमिक्स से आता है आई इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम लोग यूज करें तो हमारे पास जो इक्वेशन रिलेशन बैठती है दैट इज आई अल्फा इक्वल टू म्यू बी थीटा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा। तो ये हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन है। तो यहाँ से जो म्यू की ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आई दैट इज म्यू बी अपॉन आई। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई। तो टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं कि दैट इज 2π/ओमेगा। तो 2π/ओमेगा करेंगे तो अंडर रूट ऑफ आई बाई म्यू बी, ये रिलेशन हमारा आएगा 2π अंडर रूट आई बाई म्यू बी। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दिया जाए, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो टी स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 4π² इंटू आई अपॉन म्यू बी। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 4π² इंटू आई अपॉन बी इंटू टी स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज दी हुई हैं, इन्हीं वैल्यूज को पुट के हमें म्यू की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अगर हम लोग सारा पुट करें 4π² इंटू आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.049 और टाइम पीरियड की वैल्यू थी 1/4, तो ये 1/16 हो जाएगा। 1/4 सेकेंड टाइम पीरियड आया था तो उसका स्क्वायर करेंगे 1/16 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाते हैं तो 16 4 64 π² इंटू 9.8 है, ये 49 है, ये इजीली कैंसिल हो जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर, तो ये हो जाएगा 98 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 और यहाँ बचेगा 49, 49 2 सा चला जाएगा। ठीक है, 4 2 8, 6 2 1 2 8
पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें एम्पियर मीटर स्क्वायर में ये जो वैल्यू कोट कर रहे हैं 10⁻⁻5 में, तो अगर एक 10 से मल्टीप्लाई कर दें और एक 10 से डिवाइड कर दें तो फाइनल आंसर होगा 1280 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5। जस्ट वी आर मल्टीप्लाइंग दिस होल फाइनल आंसर विथ 10 एंड डिवाइडिंग बाई 10, तो 1280 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब अगर इससे कंपेयर करें तो x की वैल्यू 1280 पाई स्क्वायर आएगी। तो ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1280 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये जो है वैल्यू है आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आइडियल ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशियो NP बाई NS, प्राइमरी और सेकेंडरी का टर्न्स रेशियो 1/2 है। द रेशियो VS:VP, हमसे पूछा है VS:VP का रेशियो, मतलब सेकेंडरी टू प्राइमरी के वोल्टेज का रेशियो। तो बेसिक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग जानते हैं इक्वेशन NS/NP इज इक्वल टू VS/VP इक्वल टू IP अपॉन IS। ये इक्वेशन होता है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। तो अब NS/NP का रेशियो दे रखा है, NS/NP का रेशियो दे रखा है 1/2, तो जाहिर सी बात है कि VS/VP भी 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, NP/NS का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग करें तो NP/NS का रेशियो दिया हुआ है इक्वल टू VP/VS हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब VP/VS 1/2 है, नो डाउट, बट पूछा क्या है VS:VP, तो जाहिर सी बात है VS:VP जो है वो 2:1 आ जाएगा, जस्ट अपोजिट, क्योंकि टर्न्स और वोल्टेज सेम ऑर्डर में होते हैं और करंट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक याद करने का तरीका है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 2:1। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। In a vernier calipers, n+1 division of vernier scale coincide with n division of main scale. If one main scale division represent 0.1 mm, then vernier constant in centimeter is। बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि n+1 वर्नियर इज इक्वल टू n मेन स्केल, मतलब n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन, NMSD। ठीक है, तो बाय यूनिटरी मेथड 1 VSD will be equal to n/n+1 MSD। अब वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट की बात हो रही है, तो लीस्ट काउंट की अगर बात करें तो दैट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD तो रहने दिया जाए और 1 VSD की वैल्यू आई है n/n+1 MSD। तो यहाँ से अगर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस n/n+1 इंटू MSD, और ये हो जाएगा 1/n+1 इंटू MSD। फाइनली आया 1/n+1 MSD। अब हमें पता है कि 1 MSD की वैल्यू 0.1 mm दे रखी है, तो सिंपली लीस्ट काउंट हो जाएगा 1/n+1 इंटू 0.1 mm। और इसको अगर सेंटीमीटर में ये पूछा गया हमसे सेंटीमीटर में, तो 1/n+1 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा लीस्ट काउंट निकल के आया 1/n+1 इंटू 100। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1/100 इंटू n+1। Now coming to question number 10, next question. A horizontal force of 10 Newton is applied to a block A as shown in figure. The mass of blocks A and B are 2 kg and 3 kg respectively. The block slides over a frictionless surface. Surface हमारा smooth है, कोई friction नहीं है. The force exerted by block A on block B is। तो अब इस क्वेश्चन में लॉज ऑफ मोशन का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये कंबाइंड सिस्टम का क्वेश्चन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, ए और बी पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो क्वाइट ऑब्वियस है ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे। तो इस पूरे सिस्टम का, ये जो हमारा सिस्टम है 2 ब्लॉक सिस्टम, ये पूरा सिस्टम आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विथ कॉमन एक्सेलरेशन, लेट सपोज A0। तो अगर A0 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो A0 विल बी F अपॉन मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B। F की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन और दोनों का मास हो जाएगा 2 + 3 5, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हमारा आएगा, कॉमन एक्सेलरेशन फॉर बोथ। तो ये एक्सेलरेशन A के लिए भी है और ये एक्सेलरेशन B के लिए भी है। तो अब अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, इफ वी ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक A एंड B बोथ,
ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। तो ब्लॉक ए पे तो हमारा फोर्स लग रहा है ये 10 न्यूटन, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा Na, एक लगेगा Mag नीचे, और ये बी लगाएगा ए पर नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑन ए बाई बी। बी का बात करूं तो दैट विल बी Nb, नीचे लगेगा Mbg, और ए लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी बाई ए, दोनों बराबर होंगे। तो अगर बी के मोशन को स्टडी करें तो बी के पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन सिर्फ इस नॉर्मल रिएक्शन के वजह से ही आ सकता है जो ए बी पे लगा रहा है, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स बी पे लग नहीं रहा है जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो एन बी ए की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो दैट विल बी सिंपली एन बी ए इक्वल टू एम बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये एम मास ऑफ बी दे रखा है 3 kg, और ये हो जाएगा आपको जाकर मास है इसका 3 और एक्सेलरेशन आया 2, तो 3 2 ज़ा 6 न्यूटन। ठीक है, तो 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस पर, बी के ऊपर। पूछा क्या गया, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, तो यही फोर्स है जो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे लगा रहा है। एन बी ए इक्वल टू फोर्स ऑन बी बाई ए, दैट विल बी 6 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, ये एसएचएम का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एसएचएम का मतलब एसएचएम में इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है, एक्सटी इक्वेशन दे रखा है, पोजीशन टाइम इक्वेशन, और हमसे पूछा गया है एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड, हमसे एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पूछा गया है। तो इक्वेशन जो एसएचएम की दे रखी है इन्होंने, x इक्वल टू 5 sin पाई टी प्लस पाई बाई 3 मीटर में। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो कोफिशिएंट होता है साइन या कॉस का, यही एम्पलीट्यूड है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर, दिस इज आवर एम्पलीट्यूड। और ये जो पाई है दैट इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई पाई इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एम्पलीट्यूड 5 मीटर है और टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Question number 12. The terminal voltage of the battery whose EMF is 10 volt and internal resistance 1 ohm when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in the figure. एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 ओम का, उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसकी EMF 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखी है। तो पूछा गया टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। जब तक लोड से कनेक्ट नहीं किए हैं तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ बराबर होगा। जब लोड के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे तो कुछ ड्रॉप होगा जिसकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कम आएगा ईएमएफ से, इफ द बैटरी इज इन डिस्चार्जिंग मोड। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें, ये सिंपल सर्किट है जिसमें से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा 4 ओम का है, ये हमारा 1 ओम का है और ये हमारा 10 वोल्ट का है। तो अगर करंट की बात करूं तो सिंपल हो जाएगा 10/4 प्लस 1, 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है ना, V बाई आर कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस लिया सीरीज में। अब 2 एम्पियर का जब करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप जो इस पॉइंट के बीच में होगा ए बी, मतलब VA माइनस VB, दैट विल बी 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 वोल्ट। 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आएगा। अब ये पॉइंट का पोटेंशियल P और ये Q, तो जो A का पोटेंशियल होगा वही P का पोटेंशियल होगा, जो B का पोटेंशियल होगा वही Q का पोटेंशियल होगा। तो VP माइनस VQ भी हो जाएगा 8 वोल्ट, और यही VP माइनस VQ इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 8 वोल्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, अब स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बिल्कुल सही, एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हर एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 को अगर पढ़ा जाए तो कह रहे हैं कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ये जो
ईच वर्ड यूज कर दिया है कीवर्ड, ये थोड़ा सा इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। हर एलिमेंट का एटम स्टेबल नहीं होता। जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं उन जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इनके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है और कॉन्स्टेंटली डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन अंदर चलता रहता है। तो न्यूक्लियस अगर डिसइंटीग्रेट होगा तो एटम डिसइंटीग्रेट होगा, तो मास डिसइंटीग्रेट होगा। तो हर एलिमेंट का एटम स्टेबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सी इज वेलोसिटी। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसके ऊपर है, फोटोन्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल फोटोन की प्रॉपर्टी, जब हम लोग वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी पढ़ाते हैं तो वहाँ पर फोटोन्स और फोटोन्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। उसी इंट्रोडक्टरी पार्ट का ये क्वेश्चन है कि इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन अमंग द फॉलोइंग इज। फोटोन से संबंधित ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें उनको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू, बिल्कुल सही। फोटोन की एनर्जी एच इंटू न्यू होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज सी, बिल्कुल ये पढ़ाया जाता है कि लाइट जो है वो अगर स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है फोटोन, हर फोटोन की डिस्क्रीट एनर्जी होती है एच न्यू और हर फोटोन लाइट की स्पीड से ही चलता है उस पर्टिकुलर मीडियम में। तो फोटोन की स्पीड भी लाइट की स्पीड के बराबर है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच न्यू बाई सी, बिल्कुल सही बात है। मोमेंटम फोटोन का इसी तरह से दिया जाएगा, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। तो P बराबर हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है तो M इंटू भी तो डिफाइन कर नहीं सकते, तो मैटर वेव डी ब्रॉय वेवलेंथ से आएगा P बराबर एच अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा को हम लोग जानते हैं कि अगर इस फॉर्म में लिखा जाए C बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, तो लैम्डा बराबर C बाई न्यू, तो C ऊपर चला जाएगा, H न्यू ऊपर चला जाएगा, H न्यू बाई C, बिल्कुल करेक्ट है। इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व, बिल्कुल सही बात है। कोलिजन में टोटल एनर्जी, ठीक है, कंजर्व ही होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो ना हो वो अलग बात है, टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व होगी और मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोटोन पजेस बोथ पॉजिटिव चार्ज, पजेस पॉजिटिव चार्ज, ये गलत हो गया। फोटोन का रेस्ट मास डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट कर नहीं सकता। ये चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो जब मास डिफाइंड नहीं है तो फोटोन पे चार्ज डिफाइंड नहीं होगा, तो ऑप्शन ई करेक्ट है। तो ऊपर के चारों स्टेटमेंट सही है, ए बी सी एंड डी ओनली, ई करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखा जाए मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आया हाइड्रोजन का। ठीक है, फेमस फॉर्मूला 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये फेमस फार्मूला है वेवलेंथ निकालने का जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिट होता है। ठीक है, तो ये एमिटेड रेडिएशन का वेवलेंथ इस फॉर्मूला से आएगा, आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट बट, और जेड इज द एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन है तो जेड हमारा 1 हो जाएगा। बट इस फॉर्मूले को लगा के हमें ये सवाल नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं कि बिना फॉर्मूला लगाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। कैसे? अब अगर आप देखिएगा तो इसमें सब कुछ फिक्स, ये लोअर ऑर्बिट फिक्स है, सारा इलेक्ट्रॉन 2 पर ही आके गिर रहा है। लोअर ऑर्बिट फिक्स है, हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 2 पर ही हो रहा है। ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है। तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 4 से 2 में हो रहा है, 3 से 2 में हो रहा है, उसी तरह 5 से 2 में हो रहा होगा। गिरने वाले डेस्टिनेशन ऑर्बिट फिक्स है। ठीक है ना, मतलब बाल्मर सीरीज है ये। तो अब पूछा गया है कि क्या इसमें होगा। तो अगर गौर से देखा जाए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक है ना, ये फिक्स कर दिया हमने क्योंकि लोअर ऑर्बिट फिक्स है। अब ये डिफरेंस जितना कम होगा लैम्डा उतना ज़्यादा होगा, और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा लैम्डा उतना कम होगा। तो ये डिफरेंस सबसे कम किसके लिए आएगा? सबसे कम डिफरेंस आएगा ए के लिए, n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2। ठीक है ना, सबसे कम डिफरेंस यही आएगा क्योंकि 3 से 2 गिरा है, तो ये डिफरेंस सबसे मिनिमम होगा। तो ये डिफरेंस अगर सबसे मिनिमम होगा तो लैम्डा सबसे मैक्सिमम आएगा। तो इसका जो करेक्ट मैच होगा दैट विल बी विथ 656। तो इसको ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अब आप देख सकते हैं कि ए के साथ एक ही ऑप्शन है 3, जो उन्होंने ऑप्शन अरेंज किया है वो इस ऑर्डर में करा है कि ए के साथ 3 एक ही बार आ रहा है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। बट फिर भी आप देख लीजिए, अगर आप फिर यहाँ पर 3 के बाद आप यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। अब धीरे धीरे डिफरेंस जो है वो बढ़ रहा है, तो डिफरेंस बढ़ रहा है तो वेवलेंथ घटेगी। तो 656 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट आपका क्या आएगा? 486.1, तो बी का हो जाएगा 4।
तो बी का है 4, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट क्या आ जाएगा 434, तो सी का हो जाएगा 2, और उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट क्या आएगा 410.2, तो उसका नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये पर्टिकुलर आंसर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। Now coming to question number 16. A tightly wound 100 turns coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is. अब coil के center पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक coil दिया हुआ है, ठीक है, उसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का ये रेडियस है, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, और इसमें n इक्वल टू 100 टर्न्स हैं, 100 टर्न्स हैं इसमें, ठीक है। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r, वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई करंट है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, r रेडियस है। तो म्यू नॉट की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें तो 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7, करंट क्वेश्चन में दे रखा है 7 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, 2 इंटू 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 100, तो 0.1 मीटर, ठीक है। तो अब इसी को सॉल्व कर लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर सॉल्व किया जाए इसको, तो यहाँ पे सॉल्व अगर करूँ तो 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 इंटू इसको, अगर इसको पाई को 22/7 अगर रख दूँ तो 4 इंटू 22/7 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 इंटू 7 इंटू 1000 अपॉन 2, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 22 इंटू 44 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, तो 44 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ये टेस्ला में आएगा, तो दैट विल बी 44 मिली टेस्ला। तो करेक्ट ऑप्शन जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 44 मिली टेस्ला। अब ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन पूछा गया है, द आउटपुट y को बताना है कि वो कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा एक अरेंजमेंट फाइनली किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर देखेगा जाए तो ये है हमारा NAND गेट, दिस इज आवर NAND गेट, दिस इज आवर NOR गेट, एंड दिस इज ऑल्सो आवर NOR गेट। अब NAND गेट में देखिए दोनों इनपुट जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, हालांकि ये 2 इनपुट डिवाइस होता है, ये भी इनपुट जुड़ा हुआ है। तो अब अगर वैसे देखा जाए तो अगर दोनों इनपुट जुड़े हुए हैं आपस में, तो ए का जो इनपुट हो आउटपुट हो जाएगा दैट विल बी ए बार, ए का कॉन्जुगेट, और बी का हो जाएगा बी बार। अब ए बार और बी बार एंटर हो रहे हैं इस लास्ट वाले NOR गेट पर, आउटपुट आ रहा है वाई, तो जो आउटपुट आएगा दैट विल बी ए बार प्लस बी बार का होल बार, ठीक है, NOR गेट का ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब इसको अगर डी मॉर्गन्स थ्योरम हम लोग लगाएं, डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर हम लोग लगाएं, डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर हम लोग लगाएं, तो हमारा कन्वर्जन जो होगा दैट विल बी ए बार प्लस बी बार का होल बार, दैट विल बी ए डबल बार इंटू बी डबल बार, विच विल बी फाइनली ए बी। तो इनपुट अगर ए और बी आ रहा है और आउटपुट फाइनली हमें ए बी मिल रहा है, ठीक है, तो गेट हमारा जो होगा, अगर ये हम कहें कि एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी, और फाइनल आउटपुट है ए बी, तो 100% ये AND गेट है, दिस इज एन AND गेट। दो सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लॉजिक गेट्स इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल AND गेट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, a wire of length L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts. The first 5 parts are connected in series while the next 5 parts are connected in parallel. The two combinations are again connected in series. The resistance of the final combination is, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, 9-10 के लेवल का क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसकी 100 ओम रेजिस्टेंस दे रखी है, रेजिस्टेंस इज 100 ओम, ठीक है, और उसका लेंथ है L। अब इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 5 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दूंगा तो एक पार्ट का लेंथ हो जाएगा L/5। अब हमें पता है रेजिस्टेंस इज रिलेटेड बाय द फॉर्मूला R बराबर ρL/A, कट करने से लेंथ छोटा होगा बट क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो R बराबर ρL/A अगर फॉर्मूला आप देखिएगा तो लेंथ 1/5 हो गया है, तो रेजिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगा। तो जो 5 पार्ट्स बने हैं
जो 5 पार्ट्स आर कनेक्ट निकाला गया है, इसमें से हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस जो है, हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस जो है वो 1/5 हो जाएगी। तो इसकी भी हो जाएगी आपको जाकर 20 ओम, इसकी भी 20 ओम, इसकी भी 20 ओम, ठीक है ना। 10 इक्वल पार्ट, सॉरी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 10, ठीक है, तो L/10 हो जाएगा एक पार्ट का लेंथ, सॉरी। तो एक पार्ट का लेंथ अगर L/10 हो गया तो रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, R/10, 1/10 हो जाएगी इनिशियल के। तो अगर 100 ओम का रेजिस्टेंस है और 1/10 हो गया है तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम का। सो 10 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है कट करने पर, 10 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है कट करने पर। अब उन में से 5 को 1 2 3 4 5, ये 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 50 ओम। और फिर इन्हीं के 5 को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, 1 2 3 4 और 5, इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है 10 ओम के। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम। 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 अप टू 5, ठीक है, तो 5/10, 5 2 10, तो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम। अब ये 50 ओम और ये 2 ओम को वापस से सीरीज में लगा देंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 52 ओम्स, ठीक है। वायर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस जो है जो 10 ओम हो जाएगा। तो इसका पर्टिकुलर का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। एक चेन रिएक्शन दिया हुआ है, हमें फाइनल स्पेशीज Q को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यहां पर आप गौर से देखिए, ये एक अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है, तो ये He42, ये एक पॉजिट्रॉन है, दिस इज आवर पॉजिट्रॉन, ये एक बीटा पार्टिकल है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर x की बात करूं, अगर x की बात करूं तो x है 82 और ये है 290, यहां से y प्लस अल्फा पार्टिकल 24He रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस जिसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो चार्ज +2 है। तो अगर बैलेंस करें तो यहाँ पर 80 हो जाएगा और मास नंबर हो जाएगा 286, 4 से कम हो जाएगा। तो y जो है वो 286 और 80 का कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, दिस इज आवर y। अब y के बाद जितने भी बन रहे हैं z, p और q, उनके मास में, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन, बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, इनका चार्ज तो इक्वल अपोजिट है, बट मास न्यूक्लियर फिजिक्स में 0 लिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, जो कि एक बहुत 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 छोटी वैल्यू है। तो मास को 0 ट्रीट करेंगे। तो अब अगर y की बात देखें तो y, ये तो गारंटी हो गया कि हमारा q का जो मास नंबर है, जो q होगा वो 286 पर फिक्स हो जाएगा, जो यहाँ पर है 286। तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता और ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में चेक करना है, ठीक है ना। 286 हो गया। अब y से हमारा z निकला है, तो y है हमारा 80 और 286 और z प्लस एक पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। z y से z निकला, हाँ ठीक है, तो एक पॉजिट्रॉन। तो अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे +1 चार्ज है और मास है यहाँ पे 0, मास है यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 79 और ये हो जाएगा 286 बैलेंस करने पर। तो z हो गया 79, 286। अब p के बारे में बात करें तो z आइडेंटिफाई हो गया है, दैट इज 79, 286। p के बारे में बात करें प्लस बीटा पार्टिकल एक निकला है, बीटा माइनस, तो बीटा मतलब -1 चार्ज, मास 0, तो 79, तो यहाँ पर ज़रूर 80 होगा और यहाँ पे 286। तो P जो आइडेंटिफाई हुआ है दैट इज 80, 286 और लास्ट है Q। तो P आइडेंटिफाई हुआ है 80 और 286 और लास्ट है Q, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला है -1 0, तो ये हो जाएगा 81, 286, बैलेंस करने के बाद 81 - 1 80 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, 286, 81। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो फाइनल स्पेशीज Q बन रही है दैट विल बी 286, 81। Now moving on to next question, question number 20. The question says that the maximum elongation of a steel wire of 1 meter length
if the elastic limit of steel and its Young's modulus respectively are 8 into 10 raised to the power 8 Newton per meter square and 2 into 10 raised to the power minus 11 Newton per meter square. तो यंग मॉडुलस दे रखा है 2 into 10 का पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इलास्टिक लिमिट ई दे रखी है 8 into 10 raised to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब क्वेश्चन में ये है कि एक रॉड है जिसका लेंथ है 1 मीटर. ठीक है, उस पर फोर्स लग रहा है लेट सपोज F और लेट सपोज इस पे F लग रहा है. ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया में A मान लेता हूँ. ठीक है ना, एरिया इसका A है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है. अब पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा. तो इलोंगेशन का फॉर्मूला डेल्टा L होता है FL अपॉन AY. ठीक है ना, FL अपॉन AY. तो F अपॉन A का जो रेशियो है, F अपॉन A का जो रेशियो है, ये जो रेशियो बन के आया दैट इज इलास्टिक लिमिट इनटू लेंथ अपॉन y. ठीक है ना, स्ट्रेस हो गया ना, वो F बाई A स्ट्रेस हो गया. तो मैक्सिमम कितना स्ट्रेस लगा रहे हैं तो इलोंगेशन मैक्सिमम होगा, तो भाई इसको इलास्टिक लिमिट है. तो अब L की जो वैल्यू, डेल्टा L की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज EL अपॉन y. E की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 8 into 10 raised to the power 8 इंटू लेंथ 1 मीटर और y की वैल्यू 2 into 10 का पावर 11. तो ये 4 mm आंसर आ जाएगा क्योंकि ऊपर जाके -3 हो जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. If the monochromatic source in Young's double slit experiment is replaced by white light, then interference pattern will disappear. अब ये ऑप्शन चूज करना है. If the monochromatic source in Young's double slit experiment is replaced by white light. Young's double slit experiment का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है और white light को लेकर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. This experiment is being conducted using white light. तो white light को अगर यूज करके हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पूछा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो Young's double slit एक्सपेरिमेंट का अगर हम लोग छोटा सा सेटअप बनाएं तो ये जो होता है दिस इज आवर स्क्रीन डिस्टेंस कैपिटल D. यहाँ पे दो सोर्स होते हैं S1 S2 और यहाँ से हमारा इंटरफेरेंस होता है लाइट का एंड दिस इज आवर y डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट CB, सेंट्रल ब्राइट. ठीक है, तो अब अगर इसको अगर हम लोग देखें, ये थीटा, तो जो हमारा y आता है दैट इज फॉर ब्राइट फ्रिंज एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, y इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, y इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी. ये ब्राइट स्पॉट का लोकेशन है. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि y जो है द लोकेशन ऑफ द ब्राइट स्पॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट, वेवलेंथ. ठीक है ना, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है कि ब्राइट कहाँ पर बनेगा. तो चूंकि व्हाइट लाइट हम यूज कर रहे हैं तो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स जो कि विबग्योर से दिया जाएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वायलेट की सबसे कम होती है. तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो रेड का ब्राइट सबसे ऊपर बनेगा और वायलेट का ब्राइट सबसे नीचे बनेगा क्योंकि 7 कलर्स में स्प्लिट होगा. तो जो ब्राइट स्पॉट है एक पर्टिकुलर कलर का, वो सारे कलर का एक ब्राइट स्पॉट एक ही जगह नहीं बन रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ब्राइट स्पॉट बनेगा. रेड का सबसे ऊपर बनेगा और वायलेट का सबसे नीचे बनेगा. लेकिन अगर सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल स्पॉट की बात करें, तो सेंट्रल स्पॉट के लिए जो भी कलर होगा उसका पाथ डिफरेंस 0 ही होगा. सेंट्रल पे, सेंटर पर जो भी कलर आके इंटरफेयर करेंगे चाहे वो किसी भी वेवलेंथ के हो, उनका पाथ डिफरेंस कितना है, 0. तो सेंट्रल स्पॉट हमेशा आपको जाके ब्राइट बनेगा. ठीक है, सेंट्रल स्पॉट ब्राइट होगा और व्हाइट कलर का होगा. बाकी ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो इसके नेबरहुड में आपको हर कलर के ब्राइट बनेंगे. तो अगर ऑप्शन को देखा जाए इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपियर, बिल्कुल गलत, इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर नहीं होगा. ठीक है, दूसरा देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क फ्रिंज, सेंटर पर डार्क, बिल्कुल नहीं, सेंटर ब्राइट होगा क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है. देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है. ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑफ इक्वल विड्थ. अगर फ्रिंज विड्थ की बात करें तो ये d लैम्डा अपॉन d होता है, विड्थ ऑफ द फ्रिंज. तो लैम्डा पर चूंकि फ्रिंज विड्थ डिपेंड कर रहा है और व्हाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स हैं, सबके वेवलेंथ अलग अलग हैं, तो फ्रिंज विड्थ भी कांस्टेंट नहीं होगी. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. At any, question number 22, at any instant of time the displacement of any particle is given by 2t minus 1, s equal to 2t. और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है s equal to 2t minus 1. ठीक है,
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन द वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन एसआई यूनिट इज। तो वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी ds अपॉन dt, डिफरेंशिएट करने पर दैट विल बी 2। ये वेलोसिटी हो गई। अब इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है दैट विल बी एफ डॉट वी। तो यहाँ पर पावर की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स दिया हुआ 5 न्यूटन, वेलोसिटी है 2, तो 10 वॉट का पावर आ जाएगा। फोर्स 5 न्यूटन की आई है और वेलोसिटी हमारी 2 है, तो पावर इंस्टेंटेनियस हो जाएगा 10। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। Now coming to question number 23. Consider the following statements A and B and identify the correct answer. For a solar cell, the IV characteristics lies in the fourth quadrant. अगर मैं solar cell की बात करूं, अगर मैं जनरल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करूं, तो उसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह होता है। अगर ये I बना दूं, ये यहाँ पर वोल्टेज है, तो इस तरह का IV कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है इट इज फॉर एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है दैट इज फोटो डायोड। यहां पर होता है आपको जाकर जीनर डायोड, ये ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में दो बन रहे हैं, ये पूरा रीजन ये है सोलर सेल का। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, सोलर सेल का जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ए इज करेक्ट। बी कह रहे हैं कि इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये बिल्कुल गलत बात है। रिवर्स बायस में जो भी थोड़ा मोड़ा करंट होगा वो ड्रिफ्ट करने की वजह से होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अगर आप पीएन जंक्शन डायोड का एक स्कीमेटिक ड्रॉ करें, अगर पीएन जंक्शन डायोड का एक स्कीमेटिक ड्रॉ करें, ये पीएन जंक्शन है, लेट सपोज दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम लोग रिवर्स बाइज कर दें तो पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से, तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ड्रिफ्ट कर जाएंगे आगे की दिशा में। ठीक है, और करंट फ्लो करेगा आपको जाकर इस पर्टिकुलर सेंस में। ठीक है, तो ये ड्रिफ्टिंग के वजह से जो करंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग के वजह से जो करंट हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में। ठीक है ना, मेजॉरिटी में नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बट ऑप्शन बी इज रॉन्ग। तो ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। Now coming to question number 24, two bodies A and B of same mass undergo completely inelastic one-dimensional collision. The body A moves with velocity v1 while body B is at rest. The velocity of the system after collision is v2. The ratio v1 by v2 is। एक सिंपल क्वेश्चन है कोलिजन का, 1D हेड ऑन कोलिजन का। दो बॉडी हैं A और B, B रेस्ट पर है और A मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से। इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो दोनों बॉडी जो है वो एक दूसरे में आके स्टिक कर जाएंगे, तो ये a प्लस बी हो गया और ये कॉमन वेलोसिटी v2 से मूव करेगा। तो सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन अगर करूं तो एम ए वी वन प्लस जीरो इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू वी टू, सिंपल। अब एम ए की अगर बात करूं तो ए का मास कितना, टू बॉडीज ऑफ सेम मास सेम है, एम वी वन बराबर टू एम वी टू। तो पूछा गया आपसे कौन सा v1 इज टू v2, तो v1 इज टू v2 की वैल्यू हो जाएगी 2/1, मतलब 2:1। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। सिंपल वन डायमेंशनल कोलिजन का ये सवाल था, इन इलास्टिक कोलिजन का, तो जिसमें बॉडी स्टिक कर जाती है और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगी। Coming to question number 25, a light ray enters through right angle prism at point P with the angle of incidence 30 degree as shown in the figure. It travels through the prism parallel to it base BC and emerges along the face AC. The refractive index of the prism is। ये एक फोटो दिया हुआ, डायग्राम दिया हुआ है जिसमें प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। मान लेते हैं प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारी n। तो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा सा बनाऊं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा अगर बनाऊं तो लेट दिस इज आवर 90 डिग्री, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री है। ठीक है, अब लाइट हमारी इस तरह से गिर रही है इसके ऊपर,
ये 30 डिग्री एंगल पे, और ये बेस के पैरेलल हो गई है, और फिर यहाँ से ये ग्रेजिंग इंसिडेंस पर रिफ्रैक्ट हुई है, मतलब यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना, ये क्वाड्रिलेटरल जो हमारा बना वो भी अपोजिट एंगल इसका 90 डिग्री का है। सो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के 180 होते हैं, तो वो 90 है तो ये भी 90 होगा। अब अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल 90 माइनस आर होगा, ठीक है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n। तो अब P पॉइंट पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और उसके बाद मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा Q पॉइंट पे। तो स्नेल्स लॉ अगर P पे लगाया जाए तो 1 इंटू साइन 30 एयर में, ये बाहर एयर है, इज इक्वल टू n इंटू साइन r। तो साइन 31 होता है तो 1/2 होता है, तो 1/2 इक्वल टू n साइन r। तो साइन r की जो वैल्यू आ गई दैट इज 1/2n। ये आई साइन r की वैल्यू 1/2n, साइन r की वैल्यू आ गई 1/2n। तो साइन r की वैल्यू 1/2n हमारी आ गई। अब यहाँ पर अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का केस है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वो क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए साइन 90 माइनस आर विल बी सिंपली 1/n। साइन 90 माइनस आर विल बी सिंपली 1/n, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्रिटिकल एंगल इक्वल टू IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n, ठीक है ना, छोटा बाई बड़ा। तो छोटा वाला एयर है, बड़ा वाला ग्लास है, तो ये कॉस आर जो हो जाएगा दैट विल बी 1/n। तो साइन आर 1/2n, कॉस आर 1/n। तो अब अगर हम लोग सिंपल एक आइडेंटिटी यूज कर लें कि साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर बराबर 1, तो n के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो साइन आर 1/2n आया है, कॉस आर 1/n आया है। साइन आर 1/2n है, कॉस आर 1/n है। तो साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर बराबर 1, 1/2n का होल स्क्वायर प्लस 1/n का होल स्क्वायर बराबर 1, 1/4n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर बराबर 1। ऊपर नीचे कर देंगे तो 5/4n स्क्वायर बराबर 1। तो n स्क्वायर बराबर 5/4, तो n बराबर √5/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो करेक्ट वैल्यू है दैट इज √5/2, ऑप्शन 2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको ग्राफ आइडेंटिफाई करना है कि 1/λ स्क्वायर और एनर्जी के बीच में ग्राफ क्या होगा। द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1/λ स्क्वायर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी E इज वेयर लैम्डा इज डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ ए फ्री पार्टिकल। तो हम लोग को पता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है 2m/e। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, तो P स्क्वायर बराबर 2m इंटू ई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और मोमेंटम बराबर होता है h/λ, डी ब्रॉय वेवलेंथ, मैटर वेव्स, 2m/e, ठीक है। तो E इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 1/λ स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ठीक है ना, तो h स्क्वायर अपॉन 2m जो है वो कांस्टेंट है, E एनर्जी है लैम्डा स्क्वायर। तो ग्राफ ड्रॉ करना है 1/λ स्क्वायर और E में एनर्जी वाई एक्स एक्सिस के होंगे वो लैम्डा स्क्वायर है, 1/λ स्क्वायर वाई के होंगे। तो अगर 1/λ स्क्वायर को हम लोग वाई के अलॉन्ग रख दें तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा 2m अपॉन h स्क्वायर इंटू ई। तो अगर ये y है, ये x है, तो y बराबर mx का ये ग्राफ है, तो जो कि स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप होगा 2m अपॉन h स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन है दिस ऑप्शन 4, और स्लोप होगा इसका, इस लाइन का स्लोप होगा 2m अपॉन h स्क्वायर, वेयर m इज द मास and h is the Planck's constant. So correct option for this question is option number 4. Now coming to question number 27, the quantities which have the same dimensions as those of solid angle are solid angle omega, that is delta s upon r square, where s is the area, r is the distance का square. तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है सॉलिड एंगल, यूनिट st रेडियन होता है। तो अब यहाँ पर हमको वो पेयर ढूंढना है जो डायमेंशनलेस हो। तो पहला अगर देखें स्ट्रेन और एंगल, प्लेन एंगल की बात हो रही है, थीटा बराबर L/r, और स्ट्रेन की बात हो रही है दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
तो अगर हम लोग देखें तो इस दोनों क्वांटिटीज़ का कोई डायमेंशन नहीं है, बिकॉज दे आर रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो 2, 3, 4 है उसमें स्ट्रेस है, स्ट्रेस का डायमेंशन पास का प्रेशर का होता है यूनिट, आर्क का भी लेंथ का होगा डायमेंशन, एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस, एंगुलर स्पीड का रेडियन पर सेकंड होता है T-1 और स्ट्रेस का होता है प्रेशर का, ठीक है। तो कहने का मतलब है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं, हाँ, ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है पोलराइजेशन का। एन अनपोलराइज लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट ब्रीवेस्टर एंगल, ब्रीवेस्टर एंगल पर अगर कोई लाइट गिर रही है किसी ग्लास पे, तो ये तो हमको पता है थ्योरेटिकली कि अगर लेट सपोज कोई हमारा इंटरफेस है और ये लाइट बीम जो है ये ब्रीवेस्टर एंगल आईपी पर गिरी है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होता है और ये होता है रिफ्रैक्टेड, और ये जो एंगल बनती है बीच में दैट इज 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं tan IP बराबर म्यू रिलेशन होल्ड होता है, ठीक है ना। तो अब अगर ब्रीवेस्टर एंगल पर लाइट इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्टेड रे इज 100% पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड रे 100% पोलराइज्ड होगा और रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड होगा। अगर ये अनपोलराइज्ड है तो इफ इट इज अनपोलराइज्ड देन, अनपोलराइज लाइट को अगर आप ब्रीवेस्टर एंगल पर गिराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 100% पोलराइज्ड हो जाएगा और रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड होगा, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसमें जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है पहला, द रिफ्लेक्टेड रे लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज, बिल्कुल गलत। रिफ्लेक्टेड 100% पोलराइज है, कंप्लीटली पोलराइज होगा। द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, ये भी जिस वो है उल्टा स्टेटमेंट है। बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली 4 है, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज, बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। Now coming to question number 29, the moment of inertia of a thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is 2400 gram centimeter square. The length of the 400 gram rod is nearly, ठीक है, एक रॉड की बात की जा रही है, ठीक है, एक रॉड की थिन रॉड है और सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस को ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अपॉन एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट परपेंडिकुलर द रॉड इज 2400, आई दिया हुआ है इनका 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रॉड इज द लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड, इसका मास अगर 400 ग्राम है तो इसका लेंथ क्या होगा ये पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आई का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मिड पॉइंट के अबाउट 1/12 ml स्क्वायर होता है। आई की वैल्यू दे रखी है 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/12 इंटू 400 ग्राम इंटू लेंथ स्क्वायर, ठीक है ना। तो 400 से 4, ये 100 से 100 कैंसिल, 4 6 24, तो एल स्क्वायर की, और ये ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेंथ हो जाएगा √72 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 72 जो है वो 64 और 90 81 के बीच में है, 72 64 और 81 के बीच में है। तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 81 का 9 होता है, तो 8 और 9 के बीच में ये आंसर आना चाहिए, तो 8.5 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है 8.7 सेंटीमीटर। अब ये देखिए 72 भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो रूट लेना भूल जाते हैं बच्चे। एल स्क्वायर 72 देखा, डायरेक्ट टिक मार दिया, ठीक है ना, तो ये भी मिस्टेक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन 8.5। क्वेश्चन नंबर 30, a thin flat circular disc of radius 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water, ठीक है। If surface tension of water is 0.07 Newton per meter, then the excess force required to take it away from the surface। एक वाटर सरफेस की बात की जा रही है, एक वाटर सरफेस की बात की जा रही है और उस पर एक सर्कुलर डिस्क रखा है, एक सर्कुलर डिस्क रखा है जिसका रेडियस है r इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया हुआ है, इज जेंटली ओवर द डिस्क, ये सर्कुलर डिस्क है, ये सेंटर है इसका। तो अब सरफेस टेंशन की वजह से
ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ के, ये हुआ, ये सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं डिस्क के, ये सब अट्रैक्ट होंगे नीचे के डायरेक्शन में ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स। मतलब अगर मैं इसको टॉप व्यू दिखाऊं तो चारों तरफ पानी है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं डिस्क के पेरीफेरी पे, ये सारे अंदर की तरफ अट्रैक्टेड है बाय द सराउंडिंग वाटर, ये सब अंदर की तरफ अट्रैक्टेड बाय द सराउंडिंग वाटर। अब इसी डिस्क को हमें ऊपर उठाना, डिटैच करना है सरफेस से, तो जितना अंदर की तरफ फोर्स सरफेस टेंशन लगा रहा है उसके इक्वल अपोजिट लगाना पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो हो जाएगा दैट विल बी सरफेस टेंशन टी इंटू वॉट 2 पाई आर। सिंपल, सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है 0.07, 2 इंटू 22/7, और रेडियस दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, मतलब 4.5 बाई वॉट 100। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो 7/100 इंटू 2 इंटू 27/7 इंटू 45/1000, ये 7 से 7 कैंसिल, ठीक है ना। 45 इंटू 2 90, और 22 इंटू 9 और 10 कट जाएगा, इंटू 10 रेज टू द पावर -4, 9 2 ज़ा 18 9 19 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो 19.8 मिली न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 19.8 मिली न्यूटन। Coming to question number 31. A thermodynamic system is taken through the cycle ABCDA. The work done by the gas along the path BC. एक थर्मोडायनेमिक साइकिल दे रखा है बट BC का ही वर्क पूछा है, ओनली BC का। तो B to C हम जान रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन विल बी व्हाट 0। हालांकि साइकिल दिया हुआ है तो रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकालना है। हमें पता है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल में Q नेट बराबर वर्क नेट होता है, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ PV डायग्राम, PV साइकिल डायग्राम। बट यहाँ पर हमें ये एरिया नहीं निकालना है क्योंकि नेटवर्क नहीं पूछा है, पूछा है B2C का वर्क। तो B2C का वर्क जो है दैट विल बी 0 क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो सिंपल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32. A wheel of bullock cart is rolling on a level road as shown in the figure below. If its linear speed is v in the direction shown, which one of the following option is correct? P and Q are any highest and the lowest points on the wheel respectively. एक पॉइंट P दिया हुआ है यहाँ पर और एक पॉइंट Q दिया हुआ है यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है ना। और एक व्हील है जो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, उसके सेंटर ऑफ मास जो है वो आगे चल रही है, सेंटर ऑफ मास जो है वो व्हील का वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब पूछा गया है कि P और Q में वेलोसिटी किसकी ज़्यादा हो या कम होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल मोशन का सवाल है। प्योर रोलिंग का ये वेलोसिटी v है, तो हमें पता है कि डिस्क जो है वो घूम रही है ओमेगा से, ठीक है। तो इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी है, एक तो v ट्रांसलेशनल आगे और v रोटेशनल भी आगे, जो कि ओमेगा r होगा और ये भी ओमेगा r होगा सेंटर ऑफ मास का। तो ये दोनों का सम हो जाएगा 2 ओमेगा r, जहाँ पर ये ओमेगा r है सेंटर ऑफ मास का। अगर बॉटम की बात करूं तो बॉटम के पास ट्रांसलेशनल तो आगे है बट रोटेशनल पीछे है, ये भी ओमेगा r और ये भी ओमेगा r। तो बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट हमेशा रेस्ट में होता है प्योर रोलिंग में, ठीक है। तो ये पॉइंट जो हो गया वो रेस्ट में हो गया और ये पॉइंट डबल स्पीड से भाग रहा है इसके। तो अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी 2v हो जाएगी। तो इसका वेलोसिटी 2v है, vp इक्वल टू 2v, vp इक्वल टू 2v और vq इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो पॉइंट p मूव्स फास्टर देन पॉइंट q, पॉइंट p मूव स्लोअर देन पॉइंट q गलत, पॉइंट p मूव्स फास्टर देन पॉइंट q बिल्कुल सही। बोथ द पॉइंट्स p एंड q मूव विद इक्वल स्पीड गलत, पॉइंट p हैज 0 स्पीड नो। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। Now coming to question number 33, the mass of a planet is 1/10 that of the Earth and its diameter is half that of the Earth. The acceleration due to gravity on the planet is, planet पर acceleration due to gravity पूछा है, simple question है। acceleration due to gravity g की वैल्यू हम लोग जानते हैं, g into mass of planet upon
रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, जिस भी प्लैनेट का आपको जी निकालना है उस प्लैनेट की मास रखिए और डिवाइड करिए स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, तो जी एम पी बाई आर स्क्वायर उस प्लैनेट का। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मास ऑफ प्लैनेट 1/10 है मास ऑफ अर्थ के, तो 1/10 मास ऑफ अर्थ लिख दिया। और रेडियस के बारे में कह रहा है ऑफ द अर्थ, एंड डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ। डायमीटर जो है अर्थ के डायमीटर का आधा है, तो रेडियस भी अर्थ के डायमीटर अर्थ के रेडियस का आधा होगा। इफ डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज 1/2 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, देन रेडियस ऑफ प्लैनेट विल बी ऑल्सो 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो इसको अगर करूं तो जी प्लैनेट की बात करूं अगर, तो जी इंटू एम ई बाई आर ई स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो गया, इंटू 4 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये क्वांटिटी जो हमारी है दैट इज जी अर्थ इंटू 2/5, तो जी ई इंटू 2/5। ठीक है, तो 9.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 8 2 16, 19.6 by 5, 5 3 जा 15, 3.92। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 2 5th हो गया ना, 2 2 4, 2 5 10, तो 8 2 16, 9 2 19.6, 5 3 15, 5 9 45। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24। ये कैपेसिटर का नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है, बहुत ही इजी है। आप देख सकते हैं कि बैलेंस कंडीशन की सिचुएशन है। ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इन दोनों का रेशियो 1। ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये भी 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, इन दोनों का रेशियो भी 1। तो ये जो बीच का कैपेसिटर है, ये कोई करंट, ये कोई चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं होगा, इसको सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, बैलेंस कंडीशन के सर्किट है। तो जो हमारा रीड्रॉ करूंगा दैट विल बी सिंपली लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये 2 माइक्रोफराड, ये भी 2 माइक्रोफराड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, और ये भी 2 माइक्रोफैरड। अब ये ऊपर के दोनों जो हैं वो सीरीज में हैं और नीचे के दोनों सीरीज में हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, और इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि सीरीज में कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 C2 + C1 + C2। तो 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2 + 2 4, 4/4 1, यहाँ भी 1। अब 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड पैरेलल में है, तो सिंपली इक्विवेलेंट हो जाएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए या 1। Coming to question number 35, the last question of section A. A thin spherical shell is charged by some source. The potential difference between the 2 points C and P shown in the figure is, देखिए C और P इन दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस की बात की जा रही है। द पोटेंशियल डिफरेंस, स्फीयर है और सरफेस पर चार्ज है, चार्ज इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फेरिकल शेल है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें पता है कि अगर कोई स्फेरिकल शेल बाहर से यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर अंदर के पॉइंट पे जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर, और इंटायर रीजन ऑफ द स्फीयर विद इन द स्फीयर एंड द सरफेस एक्ट्स एज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस या इक्वी पोटेंशियल रीजन। तो जो पोटेंशियल सी का होगा वही पी का होगा, दैट इज के क्यू बाई कैपिटल आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। तो वी सी और वी पी का पोटेंशियल सेम है, दैट इज हाउ मच, के क्यू बाई आर, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। सो विद दिस क्वेश्चन वी केम टू एन एंड ऑफ सेक्शन ए। और सेक्शन ए में आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं उन्होंने पूछा है जो एकदम बहुत डिफिकल्ट हो या आउट ऑफ द बॉक्स हो। डिफिकल्ट तो है ही नहीं, सब फॉर्मूला पुट एंड गेट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेक्शन बी। हाँ, सेक्शन बी का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ आपको दिया हुआ है, यू हैव टू ड्रॉ कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रीड्रॉ करें, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, और ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछा गया है कॉरेस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ।
टाइम और एक्सेलरेशन। तो हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो एक्सेलरेशन 0 है। अगर इस पार्ट की बात करें, स्लोप कांस्टेंट है, पॉजिटिव स्लोप है, तो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे शो होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर इसको ए मार्क कर दूँ, इसको बी मार्क कर दूँ, इसको सी और इसको डी, तो ये ए हो गया, ये सॉरी, दिस इज ए, दिस इज बी। अब बी से सी में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, और सी से डी में नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ग्राफ नीचे बनेगा। तो इस तरह का ग्राफ हमारा मैच होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है, एज यू कैन सी, इट इज ऑप्शन नंबर 3। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ग्राफ है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37, if the mass of the bob in a simple pendulum is increased to thrice its original mass and its length is made half its original length, then the new time period of oscillation is x by 2 times its original time period, then the value of x is। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम का। हम लोग जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड होता है दैट इज गिवन बाई 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी। बॉब के मास से पे इंडिपेंडेंट होता है, बॉब के मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अब लेंथ को आधा कर दिया गया है, ठीक है। तो नया जो टाइम पीरियड हो जाएगा दैट विल बी 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई 2 जी। अगर इसको बाहर निकाल लूँ √2, तो 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी, और यहाँ पर होल डिवाइडेड बाई √2, ठीक है ना। तो टी डैश इज नथिंग बट टी बाई √2। अगर ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दूँ, √2 टी बाई 2, √2 टी बाई 2। तो अब ये कह रहा है कि द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x बाई 2 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो x की वैल्यू हमारी √2 हो गई फ्रॉम कंपेयरिंग द गिवन एक्सप्रेशन। तो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। Coming to question number 38, a 10 microfarad capacitor is connected to a 210 volt 50 hertz source as shown in the figure. The peak current in the circuit is nearly। ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का क्वेश्चन है, ठीक है। पीक करंट की ये बात कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द पीक करंट इन द सर्किट। तो आई ऐसे ले लेता हूँ, आई नॉट पीक करंट। तो आई नॉट विल बी सिंपली ई नॉट अपॉन एक्स सी, और ये हो जाएगा ई नॉट ओमेगा सी, क्योंकि एक्स सी 1/ओमेगा सी होता है। ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई आर एम एस √2, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इंटू सी। अब सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो हमें पता होता है कि जो वोल्टेज है वो आर एम एस वोल्टेज है। तो सिंपली इट विल बी 210 टाइम्स √2 इंटू 2 इंटू 22/7। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हम क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज, और कैपेसिटेंस दे रखा है क्वेश्चन में 10 माइक्रोफैराड, मतलब 10 रेज टू द पावर -5 फैराड, 10 इंटू 10 का पावर -6। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये 7 टाइम्स 30 हो जाएगा, और इधर अगर देखें तो 3√2 इंटू 44 ये हो गया, और 3√2 44, और ये 5 2 10, 5 2 10, और ये 50 2 100 हो गया। 100 इंटू 1000 और -5, 10 का पावर -2, ठीक है ना। तो अब इसको अगर देखा जाए, 4 3 12, 4 3 12 13, हाँ, 132√2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 एम्पियर, ये आंसर आ रहा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आंसर्स वैसे दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग √2 जो होता है वो 1.414 होता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर हम उसको 132 इंटू 1.5 मान लें, 3/2 टू 1/100, तो 2 6 12, 66, 6 3 18, 6 3 19, 198/100। ओके ओके, एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, जस्ट अ सेकेंड।
ये 44 नहीं होगा क्योंकि 52 से हमने कर दिया है, सिंपली होगा यहाँ पे 22। ठीक है, ये तो 50 इंटू 200 हो ही चुका है, 100 इंटू 10,000 हो गया, वो उसमें चला गया, तो 3√2 इंटू सिंपली 22, तो 66√2। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन दैट विल बी 66√2। तो ये हो जाएगा 66। इसको थोड़े देर के लिए मैं 3/2 ले रहा हूँ 1.5। ठीक है, तो 33, तो ये 99/100 इक्वल टू 0.99 एम्पियर आ रहा है। तो ये 0.99 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने √2 को राउंड ऑफ करके 1.5 ले लिया है, जबकि वो 1.5 होगा नहीं, जस्ट टू ईज द कैलकुलेशन। तो 0.99 के करीब जो आंसर है दैट इज 0.93, तो वो √2 के कोरस्पॉन्डिंग आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन है ग्राफ का। ठीक है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट टीवी ग्राफ दिया हुआ है ऑफ एन आइडियल गैस where T is the temperature and V is the volume at 3 pressure P1, P2, P3 compared with those of Charles law represented as। तो हमें पता करना है कि किसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो स्लोप के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, लेट सपोज आई राइट आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो PV इक्वल टू NRUT। ठीक है, तो T इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन NRU इंटू V। ठीक है, टीवी कर्व है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है। तो अगर dt/dv निकालूं तो 1/NRU तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो प्रेशर को बाहर करा, वॉल्यूम का 1 हो गया, प्लस वॉल्यूम का बाहर करा, प्रेशर dp/dv। ठीक है, ये डिफरेंशिएट कर दिया। अब चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ बोल रहा है साहब, तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर इज कांस्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। चार्ल्स लॉ एक होता है, एक बॉयल्स लॉ होता है, एक पास्कल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, सॉरी बॉयल्स लॉ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और पास्कल्स लॉ में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो 3 गैस लॉ है, एक डाल्टन्स लॉ भी होता है, खैर उसकी बात नहीं हो रही है। तो dt/dv बराबर आ गया 1/NRU P प्लस vdp/dv। चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डीपी में कोई चेंज नहीं है। तो हम देख रहे हैं स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट प्रेशर, स्लोप ऑफ टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हमारा रिलेशन आया। स्लोप ऑफ टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट प्रेशर। तो अब आप देखिए ये 3 कर्व में सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, P1 का है, उसके बाद P2 का, मतलब कम होता गया, और P3 का। तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो अगर P1 से P3 स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो हाईएस्ट प्रेशर P1 की हो जाएगी, P2 की, फिर P3 की। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40। an iron bar of length L has magnetic moment M. It is bent at the middle of its length such that the two arms makes an angle of 60 degree with each other. The magnetic moment of this new magnet is। एक आयरन बार की बात की जा रही है क्वेश्चन में, एक आयरन बार की बात की जा रही है। अगर उसकी पोल स्ट्रेंथ लेट सपोज दिस इज +m और दिस इज -m और इसकी लेंथ है L। ठीक है ना, और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M बराबर M इंटू L होता है, हमें पता है। अब इस आयरन बार को बीच से बेंड कर दिया है, इस आयरन बार को बीच से बेंड कर दिया है इस तरीके से। इस आयरन बार को बीचों बीच यहाँ से बेंड कर दिया है। तो ये तो +m है और ये -m है। तो जाहिर सी बात है कि ये लेंथ L/2 हो जाएगा और ये भी लेंथ L/2 हो जाएगा। और ये एंगल क्वेश्चन में कह रहे हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री से बेंड किया गया है। ठीक है ना, दे आर सेइंग दैट द बार हैज बीन बेंड बाय एंगल 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री से बेंड कर दे रहे हैं, दोनों तरफ L/2 है, तो अब ये जो नया डिस्टेंस है ये भी L/2 होगा, क्योंकि बेस एंगल भी 60 ही होंगे। क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहे हैं तो बेस एंगल बराबर होगा, तो दोनों 60-60 हो जाएंगे, तो इक्विलैटरली बनेगा। तो तीनों साइड L/2 के हो गए। तो इफेक्टिव जो डिस्टेंस है पोल के बीच में, नाउ M डैश विल बी M इंटू L/2, तो इट इज नथिंग बट M/2। तो नया जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आया दैट इज M/2। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 41। The minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of Earth of mass M and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of the Earth। एक सैटेलाइट का क्वेश्चन है, बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन पर है। कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अर्थ है,
और एक सर्कुलर ऑर्बिट पर हमें एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है। ठीक है, सैटेलाइट को हमने सरफेस से लॉन्च किया है और फाइनली इसको यहाँ तक ले गए हैं। ठीक है, अब अर्थ का मास वास सब दे रखा है। ठीक है, मास अर्थ का कैपिटल एम है, द मिनिमम रिक्वायर्ड टू लॉन्च सैटेलाइट ऑफ मास एम फ्रॉम सरफेस मास एम एंड रेडियस आर। ठीक है ना, और रेडियस अर्थ की दी हुई है आर, और ये हाइट दिया हुआ है 2r एल्टीट्यूड। तो जाहिर सी बात है कि ऑर्बिट रेडियस जो हो जाएगा वो 3r हो जाएगा। ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा 3r। ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और वो हमारा सैटेलाइट है, और सैटेलाइट का जो मास है दैट इज m। और मान लेते हैं सैटेलाइट जो है v स्पीड से घूमेगा इस ऑर्बिट में। ठीक है ना, तो पूछा गया है कि कितनी मिनिमम एनर्जी यहाँ पर दी जाए कि ये 2r हाइट पर आके रिवॉल्व करने लगे। तो अगर सबसे पहले रिवॉल्विंग स्पीड कैलकुलेट करूं, या वहीं पर डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे तो हम जान रहे हैं कि इस सिचुएशन में यहाँ पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ F। ठीक है ना, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो F की वैल्यू हो जाएगी Gm इंटू एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज 3r², 9r²। ये फोर्स है जो इस सैटेलाइट पर ड्यूरिंग रोटेशन या ड्यूरिंग रिवोल्यूशन लग रहा होगा बाय द अर्थ। और ये जो फोर्स है दैट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू व्हाट द सैटेलाइट दैट इज 3r। ठीक है ना, तो अगर यहाँ से अब देखें तो m से m कैंसिल कर दिया जाए, r से r कैंसिल हो गया, 3 3 9। तो g कैपिटल m बाई 3r इज इक्वल टू v स्क्वायर, सिंपली v स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे r कैंसिल अगर करना भी करें तो सही है। तो ये हमारा v स्क्वायर आ गया, इसका स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी हाफ mv², और हाफ m, और ये हो जाएगा Gm/3r। तो ये हो गया G कैपिटल M स्मॉल m/6r। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई जब वो रोटेट कर रहा होगा। ठीक है साहब, अब एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लोग लगाएं, इफ़ यू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, ये हमारा इनिशियल लॉन्चिंग पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल लॉन्चिंग पॉइंट है इनिशियल, और ये हमारा फाइनल जब वो ऑर्बिट में पहुंच चुका है। तो इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी को लॉन्च करेंगे। फाइनल पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पूछा गया है कि मिनिमम कितनी एनर्जी यहाँ पर हो। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की प्लस सैटेलाइट की दैट विल बी माइनस जी कैपिटल एम एम बाई आर। ठीक है ना, अर्थ सैटेलाइट सिस्टम की माइनस जी एम एम बाई आर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है मिनिमम, जो पूछा गया है क्वेश्चन में। उसके बाद पूछा गया है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट विल बी माइनस जी एम कैपिटल एम, अब डिस्टेंस हो गया 3r, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम निकाल के लाए हैं Gm/6r। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, तो ये जो अगर हम लोग देखें तो ऊपर नीचे अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो -2 प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस Gmm/6r। ठीक है, वो उधर जाएगा, ये वाला टर्म उधर जाएगा, तो Gmm/r माइनस Gmm/6r। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो हो जाएगी दैट विल बी Gm कैपिटल M/r माइनस Gmm/6r। तो यह 6 - 1 गया 5 Gmm/6r। तो पूछा गया था कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस r इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आपको 5/6r Gmm देनी पड़ जाएगी टू लॉन्च द सैटेलाइट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। Coming to question number 42, a parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistor. If I is the current in the circuit, then in the gap between the plates के गैप के बीच में बात की जा रही है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर, अगर कोई कैपेसिटर है, ठीक है, वो चार्जिंग कंडीशन में है, तो यहाँ पर तो कंडक्शन करंट होता है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। दिस इज प्लस 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 प्लस, दिस इज माइनस 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 माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेरी कर रही है, तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक करंट इंड्यूस करता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया था मैक्सवेल्स ने। तो आईसी और आईडी, गैप में डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, वायर में कंडक्शन करंट होगा, और आईसी विल बी इक्वल टू आईडी न्यूमेरिकली, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। तो अब इस थ्योरी पर बेस्ड ये चार ऑप्शंस हैं। देयर इज नो करंट, फॉल्स बात, गैप में करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट उसका नाम है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज आई, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नेट इक्वल टू आई फ्लोज अपोजिट टू आई, नहीं ये गलत है, डायरेक्शन सेम होता है, जिसमें कंडक्शन करंट होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन आई, नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। कैपेसिटर के गैप में ऑलवेज देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट। क्वेश्चन नंबर 43, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस इज, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, मैथोरिटिकल क्वेश्चन है, ईएम वेव का बेसिक क्वेश्चन है। दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, बिल्कुल सही है। ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ठीक है ना। कुछ इस तरह से सिचुएशन होता है, अगर ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट है, ठीक है, तो ये आपका जो है वो मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट होगा, ये इधर आएगा, ये इधर फ्लो करेगा और ये इधर ऑसिलेट करेगा, और वेव मान लीजिए ऐसे चल रही है, सॉरी सी स्पीड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और डायरेक्शन ऑफ वेव के प्रोपोगेशन के तो वो ट्रांसवर्स वेव है। द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। एनर्जी डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट बराबर बढ़ती है, और टोटल एनर्जी डेंसिटी का आधा होता है। मतलब अगर टोटल एनर्जी डेंसिटी 100 जूल पर मीटर क्यूब है, तो इसमें 50 आएगी, इसमें 50 आएगी, ठीक है, तो वो दोनों बराबर होते हैं आपस में। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दे ट्रैवल विथ स्पीड इक्वल टू 1/μ0 बिल्कुल सही बात है, ये डिफिनेशन ही है, सी स्क्वायर इक्वल टू 1/μ0 फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, ठीक है। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि ईएम वेव जो जनरेट होता है एज पर मैक्सवेल थ्योरी, वो ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो वो ईएम वेव जनरेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट ही होता है एक्सेलरेटेड चार्ज या ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से, जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, नॉन यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, ठीक है ना। तो ईएम वेव के जनरेशन के लिए एक्सेलरेटेड चार्जेस होने चाहिए, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, ठीक है ना। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 44, a metallic bar of Young modulus 0.5 into 10 raised to the power 11 Newton per meter square and coefficient of linear thermal expansion this much, length 1 meter and area of cross section this much, is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius without expansion or bending. The compressive force developed, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस जो है वो सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं, 0.5 10 raised to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है साहब। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 10 raised to the power -5 पर डिग्री सेल्सियस, लेंथ है L 1 मीटर रॉड का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है 10 raised to the power -3 मीटर स्क्वायर, और चेंज इन टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा है कंप्रेसिव फोर्स कितना डेवलप होगा, तो अब खुद सोचा जाए कि अगर मान लीजिए कि दो सपोर्ट्स के बीच में रॉड फिक्स है, दो सपोर्ट के बीच में कोई रॉड फिक्स है जिसका लेंथ वेंथ सब दे रखा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस से, तो ये रॉड एक्सपैंड करना चाहेगी दोनों तरफ से, इसकी लेंथ इंक्रीज करना चाहेगी, बट चूंकि दोनों तरफ से दीवार में फिक्स है तो दीवार उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है ना। तो वो कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा इस पे, वॉल दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा एफ और इसके एलोंगेशन को रोकेगा। तो वो एफ कितना होगा वो पूछा गया आपसे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल डिफॉर्मेशन जो रॉड की होती है डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई, जहाँ पर एफ वो कंप्रेसिव फोर्स है, एल लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, वाई यंग्स मॉडुलस है। अब डेल्टा एल जो होगा वो थर्मल एक्सपेंशन के फॉर्मूला से एल अल्फा डेल्टा टी होगा, फ्री लेंथ में एक्सपेंशन, तो एफ एल अपॉन ए वाई, ओरिजिनल लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो एफ विल बी सिंपली अल्फा डेल्टा टी ए वाई, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी अल्फा डेल्टा टी ए वाई, एफ विल बी सिंपली अल्फा डेल्टा टी ए वाई
अल्फा की वैल्यू अब रख दीजिए जो दिया हुआ है, 10⁻⁻⁵, ये 100 हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया जो वायर का है, रॉड का है, 10⁻³ और वाई है 0.5 इंटू 10⁻11। तो 5 + 11 और 2 13 और 8 10⁻5, 0.5 इंटू 10⁻5 11 12 13 और 8 5, हाँ ठीक है 0.5। इसको अगर किया जाए तो ये 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। तो 50 किलो न्यूटन का फोर्स जो है, कंप्रेसिव फोर्स, वो सपोर्ट लगाएगा इस रॉड के ऊपर, ठीक है, उसके डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन जो नीट ने पूछा है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया है सेक्शन बी में, ठीक है। तो एग्जाम में इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा कलमंदी है, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है आपको छोड़ने होते हैं सेक्शन बी में। तो उनमें से ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम के दिन थोड़ा सा इस पर सोच लेना, एक बहुत मतलब क्लैरिटी वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअली इसमें जो ट्विस्ट कर दिया इन्होंने, वो ये कर दिया है कि इन्होंने एक डायोड लगा दिया छोटा सा, जो क्वेश्चन में ईजिली विजिबल नहीं है पेपर में, ठीक है ना। डायोड लगा हुआ है यहाँ पे। इस डायोड से थोड़ा सा यहाँ पे सोचने का जो डायमेंशन है वो बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ जाता है देखिए, पूछा गया है कि कौन सा सर्किट एक बैलेंस ब्रिज को शो करेगा, ठीक है। तो गौर से देखा जाए अगर, तो ये बैटरी के पोलैरिटी को चेक करना होगा। ये प्लस वाला पॉइंट है, ये माइनस वाला पॉइंट है, ठीक है ना। तो डायोड का ये जो डायोड यहाँ पे मैं बड़ा सा बना दे रहा हूँ इस तरह से, ये माइनस और ये प्लस है। तो ये जो डायोड है गिवन कंडीशन में ये फॉरवर्ड बायस है, पी टाइप प्लस से कनेक्टेड है और एन टाइप माइनस से कनेक्टेड है। ये फॉरवर्ड बायस का कंडीशन है, ठीक है ना। पहले फॉरवर्ड बायस देख लेते हैं, कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में, कौन कौन सा डायोड रिवर्स बायस में, ठीक है। इधर अगर आप आइए, इधर अगर आप आइए तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ये पी टाइप जो है वो ऑप्शन 2 में पी टाइप नेगेटिव है, तो ये रिवर्स बायस हो गया। ऑप्शन 3 में चेक करें, ऑप्शन 3 में नाउ दिस इज अगेन प्लस एंड दिस इज माइनस, तो ये भी फॉरवर्ड बायस है। और ऑप्शन 4 में अगर हम लोग देखें तो ये आपका प्लस है और ये माइनस है, ठीक है ना। तो ये भी आपका रिवर्स बायस है। तो 2 और 4 रिवर्स बायस हो गए। तो अब हमें पता है कि डायोड अगर आइडियल डायोड है, अगर आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायस में जो होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब कि जीरो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रिवर्स बायस वाले जो डायोड्स हैं, वो रिवर्स बायस वाले डायोड ओपन सर्किट हो गया, तो ये तो बैलेंस ब्रिज बना ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये वायर ओपन हो जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस 5 ओम का है ये इस तरह का बनेगा, यहाँ पर डायोड हटाना पड़ेगा, ओपन सर्किट हो गया। तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, तो सर्किट की बात ही नहीं करेंगे, तो इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। अब बचती है बात इसकी और इसकी, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 की। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये लग गया कि अब अगर हम इसको आइडियल डायोड मानते हैं तो ये एक वायर से रिप्लेस होगा और ये भी एक वायर से रिप्लेस होगा, ठीक है ना। अब अगर आप देखिए तो 10/15 का रेशियो कितना आ रहा है, या वैसे कर लीजिए कि 10/10 का रेशियो कितना आ रहा है, 1 का, और 15/5 का रेशियो कितना आ रहा है, 3 का। ये ब्रिज बैलेंस नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर देखें तो 10/10 का रेशियो 1 और 15/5 का रेशियो 3, ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे देखने पे लग रहा है कि चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है ना। ये भी नहीं, ये तो दोनों होंगे ही नहीं, और जो बचे उनमें भी सही रिजल्ट नहीं आ रहा है, 1 और 3 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर अजम्पशन जो लिया जाएगा वो ये लिया जाएगा कि डायोड को आइडियल ना ट्रीट करके एक रियल डायोड ट्रीट किया जाए, सच दैट इसकी कुछ रेजिस्टेंस हो, इसकी कुछ रेजिस्टेंस हो। तो अगर इस डायोड का रेजिस्टेंस भी मैं मान लूँ 10 ओम, तो 10/10 का हो जाएगा रेशियो 1, और ये हो जाएगा 5, ये था और ये 10 था, तो 5 और 10 मिलके कितने हो गए, 15। तो 15/15 का रेशियो हो जाएगा 1। तो यहाँ पर डायोड को आइडियल नहीं मानना पड़ेगा, यहाँ पर डायोड को रियल डायोड मानना पड़ेगा, जिसकी कुछ रेजिस्टेंस हो, और वो रेजिस्टेंस 15 ओम की होनी चाहिए, सॉरी 10 ओम की होनी चाहिए, तभी 10 + 5 15 बन के ब्रिज को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप 15 और 10 ओम मानते हैं तो कभी भी दो पैरेलल का रिजल्टेंट 10 से ज़्यादा नहीं आएगा।
ठीक है, आपको यहाँ 15 है, यहाँ 15 लाना है, ये 10 आपने माना हुआ है, तो ये 10 मानेंगे, ये 5 हो गया तो कभी भी नहीं आएगा। तो ये तो वायर ये हो नहीं सकता पैरेलल में, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। तो वो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन नहीं देगा, क्योंकि 15 आना चाहिए रिजल्टेंट। अगर आपका एक रेजिस्टेंस खुद 5 ओम का है, तो आप 5 ओम के साथ किसी भी दूसरे को पैरेलल में लगाओगे तो रिजल्टेंट हमेशा 5 से कम होगा, हमेशा 5 से कम होगा, कभी 15 नहीं हो सकता। तो ये कभी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन है करेक्ट, मोस्ट अप्रूव्ड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा सा डीप इनसाइट चाहिए था, तो इसको एग्जाम में छोड़ा जा सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। A sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. A force is needed to hold force is needed to, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। एक शीट की बात की जा रही है, क्वेश्चन में एक शीट की बात की जा रही है, एक शीट की बात की जा रही है, और उसके सामने एक मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये, ठीक है। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द शीट इफ इट इज मैग्नेटिक। अगर ये शीट मैग्नेटिक है तो ये पैरामैग्नेटिक हो सकता है, फेरोमैग्नेटिक हो सकता है, डायमैग्नेटिक हो सकता है, तीन हो सकते हैं। अगर डायमैग्नेटिक होगा तो ये रिपेल कर जाएगा, तो इसको रोक के रखने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर फेरोमैग्नेटिक होगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर भी रोक के रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो वीकली अट्रैक्ट होगा, बट अट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो फिर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर मैग्नेटिक मटेरियल का शीट बना हुआ है तो तीनों केस में आपको फोर्स लगाने पड़ेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। होल्ड द शीट इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक, अगर नॉन मैग्नेटिक है तो फिर तो अट्रैक्ट ही नहीं होगा, ना ही रिपेल होगा ना, तो फोर्स लगाने की जरूरत क्या, तो रुका रह जाएगा। तो ये गलत हो गया, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन में देख लीजिए, बी एक ही जगह है तो 1 तो होगा नहीं, बचा ए, सी और 2, 3 और 4। फिर कह रहा है होल्ड द शीट अवे फ्रॉम द पोल, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। अब अगर इस शीट को मुझे पोल से दूर ले जाना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ये शीट कंडक्टिंग है, ये भी कहा जा रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से, कंडक्टिंग वर्ड यूज किया है। तो अगर कंडक्टिंग शीट है साहब, तो इसमें एडी करंट जनरेट होंगे, इसमें एडी करंट जनरेट होंगे। वो किस डायरेक्शन में होंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक, वो डिपेंड करेगा अपोजिशन को लेकर। तो अगर आप इसको दूर ले जाएंगे तो एडी करंट इसको पास लाना चाहेगा, तो एक्स्ट्रा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए, इसमें एडी करंट्स आएंगे अगर कंडक्टिंग शीट है तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन डी कह रहा है मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल इफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर। नॉन कंडक्टिंग शीट है तब तो कोई बात ही नहीं, कोई एडी करंट वेडी करंट नहीं आएगा, तो आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले जाने के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया क्योंकि नॉन कंडक्टिंग बोल दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एंड सी, तो इसलिए ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, इफ द प्लेट्स, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कैपेसिटर के ऊपर। इफ द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव क्लोज टू ईच अदर। देखिए साहब, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की जा रही है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी लगी हुई है, बैटरी को नहीं हटा रहे हैं। तो जब भी कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगी रहती है, फिर आप कैपेसिटर में कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट सेम रहेगा। तो यहाँ भी लेट सपोज प्लस 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 चार्ज है और ये माइनस 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 चार्ज है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है कैपेसिटर के अलोंग वी, और ये कैपेसिटेंस सी। अब हमें पता है कि फॉर्मूला होता है C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और चार्ज होता है Q बराबर जी वी। अब कहा जा रहा है कि प्लेट्स आर मूव क्लोज टू ईच अदर, प्लेट्स को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, प्लेट्स को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। तो करीब लाने का मतलब है कि जो प्लेट गैप है D उसको कम कर रहे हैं, डिस्टेंस को कम कर रहे हैं। तो डिस्टेंस को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, और कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है कि द चार्जेस स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस, एनर्जी की बात अगर की जाए तो एनर्जी इज गिवन बाय हाफ CV स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, करीब लाने से कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ये भी बात बिल्कुल, सॉरी ये गलत हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज करने बोल दिया है, एनर्जी डिक्रीज नहीं करेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो ऑप्शन बी गलत हो गया,
ठीक है, अब आप ऑप्शन से देख सकते हैं बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो ये ए और 1 और 4 नहीं होंगे। अब सी कह रहा है इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, डी को घटाओगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो सी भी करेक्ट हो गया है। द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल, मतलब सी की बात कह रहा है। अब क्लोज लाने से सी बढ़ रहा है, तो दोनों का रेशियो क्यों कांस्टेंट होगा? ठीक है ना, जाहिर सी बात है वी कांस्टेंट है बट चार्ज तो बढ़ रहा है ना, तो रेशियो भी बढ़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज, अगर मैं बात करूं Q बराबर CV, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो QV से, तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, ये वोल्टेज कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, तो ऑप्शन ई भी करेक्ट है। तो ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, ई करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल ऑप्शन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कैपेसिटर के ऊपर, जो बेसिक जिसको जानकारी होगी चार्ज वार्ज की वो बता देगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, two heaters A and B have power rating of 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively. Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source. The ratio of power output for the two cases is, दो हीटर की बात की जा रही है साहब, दो हीटर की बात की जा रही है, दोनों को सीरीज में लगाए हैं पहले की सिचुएशन में। ठीक है ना, ये आपका हीटर 1 है और ये आपका हीटर 2 है। इसकी पावर है 1 किलोवाट और इसकी पावर है 2 किलोवाट। उसके बाद इन्हीं दोनों को लगा दिया गया है पैरेलल में, इन्हीं दोनों को लगा दिया गया है पैरेलल में। ठीक है, सेम बैटरी के अक्रॉस, ये बात ध्यान रखिएगा, तभी कंपेयर होगा ना, अलग अलग बैटरी कर देंगे तो नहीं कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दिस इज हीटर 1 एंड दिस इज हीटर 2, पावर है 1 किलोवाट और इसका पावर है 2 किलोवाट। अब पूछा गया है कि दोनों केस में टोटल पावर का रेशियो बताइए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पावर सीरीज में अगर आप लोग बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा P1 P2 बाई P1 प्लस P2। ये पावर जो होती है ना, ये रेटेड पावर है, 220 वोल्ट के रेफरेंस में दी जाती है। इस वोल्टेज के अक्रॉस ये पावर नहीं है, तो इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के अक्रॉस जो पावर लेके आएंगे P1 P2, उसका ये रिजल्टेंट है। तो P1 P2 बाई P1 प्लस P2 अगर करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 1 2 हो गया और ये 3 हो गया, 2 बाई 3 किलोवाट। पैरेलल की बात करें तो इट सिंपली P1 प्लस P2 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 3 किलोवाट। अब आपसे पूछा है सीरीज बाई पैरेलल का रेशियो, तो रेशियो ले लो PS बाई PP, PS बाई PP हो जाएगा 2 बाई 3 बाई 3, 2 बाई 9। सिंपल क्वेश्चन, 2:9 का ऑप्शन है। ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए, coming to next question, question number 49. A small telescope has an objective of focal length 140 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter. ठीक है साहब, एक टेलीस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दे रखा है 140 सेंटीमीटर, ठीक है, और आईपीस का फोकल लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। अब इस क्वेश्चन में भी एक ग्लिच है, ग्लिच इन द सेंस ये है कि यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में निकालना है या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के केस में निकालना है, ये नहीं बताया गया है। क्योंकि दो केस बनेंगे मैग्नीफाइंग पावर के, एक केस बनेगा इमेज एट इंफिनिटी वाला और एक केस बनेगा इमेज एट LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा MP इक्वल टू F0 अपॉन FE, और इसके लिए होगा MP इक्वल टू F0 अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D, जहाँ पर D 25 सेंटीमीटर होता है नियर पॉइंट। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में अगर मैं वैल्यू रखूँ 140/5, 140/5 इधर रखूँ तो ये तो 28 आ जाएगा। ठीक है ना, इधर रखूँगा 128 तो इधर तो 28 है ही है, और ये हो जाएगा 1 प्लस आई पीस का है 5/25, ये 34 के अप्रोक्स आएगा, सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, 28 भी है और 34 भी है। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग तो है, इनको फ्रेमिंग नहीं सही की गई क्वेश्चन की, यहाँ पर लिखना चाहिए था। ठीक है, तो जब कुछ ना लिखा हो तो हम लोग क्लास में यही पढ़ाते हैं कि आप नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस मानो, मतलब ये वाला मोस्ट रिलैक्स स्टेट ऑफ आई, ठीक है, इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, तो उसको रेफरेंस लेते हुए कि कुछ नाम मेंशन किया हो तब 28 ये वाला केस होगा। तो जो आंसर क्लेम कर रहा हूँ वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना,
अब एनटीए का जब आएगा आंसर की, तब उसमें देखा जाएगा कि वो लोग क्या आंसर देते हैं, बट मेरे हिसाब से जो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो 28 होना चाहिए। Now last question is, a force defined by F equal to alpha t square plus beta t acts on a particle at a given time t. The factor which is dimensionless if alpha and beta कौन सा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन है साहब, ठीक है। आइए अब F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो इसका डायमेंशन होगा, वो इसका डायमेंशन होगा। तो अल्फा टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी डायमेंशन ऑफ फोर्स, दैट विल बी एम एल टी माइनस टू। तो अल्फा का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस टू अपॉन टी टू इक्वल टू एम एल टी माइनस फोर। ये हमारा आ गया डायमेंशन अल्फा का, ठीक है। मैं ऊपर में लिख देता हूँ क्योंकि वो यूज होगा। तो अल्फा का डायमेंशन आया एम एल टी माइनस फोर। हाँ, अब उसी तरह अगर बीटा की बात करूं, उसी तरह अगर बीटा की बात करूं, तो बीटा टी का डायमेंशन भी वही होगा जो फोर्स का डायमेंशन होगा, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। तो बीटा का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस थ्री, ठीक है ना। वो टाइम नीचे जाकर ऊपर चला जाएगा। अब अल्फा वो है और बीटा ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, बीटा भी एम एल टी माइनस थ्री, ठीक है। अब इन दोनों को गौर से देखना है और पता कर लेना कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है डायमेंशनलेस बन जाएगा। अगर आप इसको देखते हैं, पहला को देखते हैं, ठीक है ना, तो बीटा टी अपॉन अल्फा अगर हम करें तो एम एल टी माइनस थ्री और टी एक हो गया और नीचे एम एल टी माइनस फोर, एम एल कैंसिल, ये बचेगा टी माइनस टू और ये बचेगा टी माइनस फोर, ऊपर जाके टी स्क्वायर। ये नहीं हो सकता क्योंकि डायमेंशन चली आ रही है। अगर अल्फा टी बाई बीटा करूं तो एम एल टी माइनस फोर बाई टी एम एल टी माइनस थ्री, एम एल कैंसिल, ये टी माइनस थ्री ऊपर, ये टी माइनस थ्री नीचे, ये आ जाएगा वन। तो ये प्योर नंबर आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर टू करेक्ट ऑप्शन है। सो थ्रू दिस क्वेश्चन जो है वी केम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। एज यू कैन सी आई हैव कवर्ड ऑल द 50 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। सारे क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड थे जो इस बार नीट ने पूछे हैं, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट साइड में नहीं था। सेक्शन बी में एक दो क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थे ड्यू टू रॉन्ग फ्रेमिंग ऑफ द लैंग्वेज, बट उसको छोड़ा जा सकता था क्योंकि सेक्शन बी में 5 छोड़ने के ऑप्शंस होते हैं। वी कैन लीव दैट 5 क्वेश्चंस। इफ वी लीव दैट 2 क्वेश्चंस, वन ऑफ फ्रॉम टेलीस्कोप, वन फ्रॉम दैट बैलेंस ब्रिज वाला का जो फोर्स था, देन ऑल अदर क्वेश्चंस आर सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड और पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है। कोई कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं एकदम कम से कम रखा है नीट एनटीए वालों ने। सो पेपर वाज क्वाइट इजी टू मॉडरेट साइड, नो डिफिकल्ट क्वेश्चंस एट ऑल, ठीक है ना। सो आई होप यू ऑल गॉट टू नो अबाउट द डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेट्स वेट फॉर द आंसर की दैट विल बी रिलीज बाय एनटीए, ठीक है। So in this video I have covered all the detailed solution of all the questions. In my next video I will be coming up with the analysis part of the NEET 2024 पेपर ऑफ फिजिक्स, जिसमें ये बताऊंगा आपको कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से 11 12 के कितने क्वेश्चन आए और क्या डिफिकल्टी लेवल रही, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में, ठीक है। सो आई होप यू ऑल enjoyed the solution part and you will be able to check whether your solution is correct or not, was correct or not on the day of exam, ठीक है। So we will be meeting in our next video. Till then, thank you.